हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय क्लासेस। और हम यहाँ पर टॉपिक शुरू करेंगे थर्मोडायनामिक्स। क्लास 11th का टॉपिक है ये थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर शुरू करते समय हमें कुछ टॉपिक कुछ टर्म्स से फैमिलियर होना जरूरी है। तो यहाँ पर टर्म्स क्या हैं आप देखिएगा। फर्स्ट टर्म थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स कहते रहते हैं लेकिन मालूम नहीं होता थर्मोडायनामिक्स कहते किसे हैं। ये साइंस की एक ब्रांच है। अब साइंस क्यों कहा, फिजिक्स नहीं कहा मैंने, क्योंकि आप केमिस्ट्री में भी इसे देखते हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को और फिजिक्स में भी। तो थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स concept of heat and temperature and their convergence in another form of energy। मतलब थर्मोडायनामिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो हमें हीट और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाती है या हम एनालाइज करते हैं और इनका किसी और एनर्जी की फॉर्म में कैसे कन्वर्जन होता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो वो ब्रांच साइंस की थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। तो ये बात हो गई ब्रांच की। अब कुछ और टॉपिक भी लिखे हुए हैं। देखिए थर्मोडायनामिक सिस्टम, हमें जानना चाहिए कि थर्मोडायनामिक सिस्टम आखिर होता क्या है। अगर हम किसी भी सिस्टम की स्टेट को प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक्सप्रेस कर सकते हो तो ऐसा सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाता है। तो व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम? इफ वी एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, द सिस्टम इज सेड टू बी अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब एग्जाम्पल की बात आएगी तो आप कह दिए कि अ गैस इज फिल्ड इन अ सिलेंडर विद पिस्टन। अगर कोई गैस किसी सिलेंडर में फिल्ड की गई है और पिस्टन भी है इसमें, तो प्रेशर कितना है ये भी होगा वहां पर, वॉल्यूम कितना है गैस का और टेम्परेचर कितना है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है थर्मोडायनामिक सिस्टम का। तो व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम? इफ वी एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, the system is said to be thermodynamic system, and P, V and T are called thermodynamic variables। ये thermodynamic variables कहलाते हैं। तो आपको थर्मोडायनामिक्स बात समझ में आ गई। थर्मोडायनामिक सिस्टम किसे कहते हैं? यहीं पर एक टर्म है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम और एक साथ में लगी हुई टर्म आप देखिएगा क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों में क्या फर्क है? मैं देखता हूं स्टूडेंट्स कभी कभी थर्मल इक्विलिब्रियम भी बात वही समझते हैं और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भी वही बात समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें। थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ टू और मोर देन टू सिस्टम हैविंग सेम टेम्परेचर देन दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दो या दो से ज्यादा सिस्टम जिनके टेम्परेचर सेम है तो सिंपली आप कह सकते हो दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब यहां पर केवल टेम्परेचर एक क्वांटिटी ली गई, यानी सिस्टम ए है उसका टेम्परेचर भी बी सिस्टम के टेम्परेचर के इक्वल है, तो ए और बी क्या कहलाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। अब यहां पर है आपका इसी के साथ बिल्कुल मिलती जुलती टर्म है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करें, ध्यान से सुनिएगा। अगर क्या क्या चीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टी टाइम के साथ वेरी ना करें, तब आप कह सकते हो कि वो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। इफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास and composition of a gas do not change with time, then it is said to be in thermodynamic equilibrium। मैंने क्या कहा? कितनी चीजें चेंज ना हो, टाइम के साथ वेरी ना करें,
प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और कंपोजिशन ऑफ अ गैस डू नॉट चेंज विद टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। एक टर्म है जीरोथ लॉ, बहुत सुना है, वैसे कई जगह ये मेरे ख्याल से हो सकता है 9th-10th के कहीं स्टैंडर्ड पे भी आया हो, केमिस्ट्री में जनरली। जीरोथ लॉ, इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी, ए और बी दो सिस्टम है, दे आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम इन थर्ड सिस्टम या विथ थर्ड सिस्टम सी। मैंने क्या कहा, इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल कह रहा हूं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं कह रहा हूं, दिमाग में बिल्कुल सही जाना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम। इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी are in thermal equilibrium separately with third system C, then A and B are also in thermal equilibrium। एक छोटी सी बात है, A का टेम्परेचर C के साथ सेम है, B का टेम्परेचर भी C के टेम्परेचर के बराबर है, तो A और B का टेम्परेचर भी सेम होगा। दिस इज जीरोथ लॉ, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो व्हाट इज जीरोथ लॉ, इफ टू डिफरेंट सिस्टम भी कह सकते हो, इफ टू डिफरेंट सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सी सेपरेटली, देन ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये टर्म्स जितनी भी थी यहां तक क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक टर्म है बेटा हीट। अब हीट ऐसी है कि आप क्लास 8 से समझ रहे हो हीट, तो ये डिफाइन कैसे करोगे, अगर कभी लिखने को आ जाए तो कैसे लिखोगे आप, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज हायर टेम्परेचर लोकेशन to lower temperature location without expenditure of work by an external source। इसमें कोई खर्चा नहीं करना। हीट एक ऐसी एनर्जी है जो हाई टेम्परेचर लोकेशन से लो टेम्परेचर लोकेशन की तरफ फ्लो हो जाएगी, इसमें कोई खर्चा नहीं होगा। अब खर्चा तो लिखोगे नहीं, इसमें क्या लिखोगे, heat is the form of energy which flows higher temperature location to lower temperature location without expenditure of work by an external source। हमें सोर्स नहीं लगाना पड़ेगा यहां पर इस हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने में। और इसे डिनोशन किससे करते हैं बेटा, Q, स्मॉल q से करते हैं। इसकी यूनिट आप क्या लेंगे, SI में तो आप जूल लेंगे और प्रैक्टिकल यूनिट बेटा कैलोरी होगी। फर्क है, SI यूनिट वही वर्क या एनर्जी की सेम जूल होगी और प्रैक्टिकल यूनिट आप क्या लेंगे, कैलोरी। अभी मैं बताऊंगा इसमें रिलेशन क्या होता है, यहां पर बताऊंगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट में। फिलहाल नेक्स्ट टर्म है टेम्परेचर। अब हम ये टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है, तो सिंपली आप लोग कह देते हो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर वो पैरामीटर है जो हमें बताता है कि ये बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कोल्ड है या हॉट है। जो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग को आप विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी भी कह सकते हो। तो how will you define the temperature? Temperature of a body is the parameter which determine the degree of hotness or coldness with respect to surroundings या with respect to another body। और इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा, SI यूनिट होती है केल्विन, जिसे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। तो केल्विन इसकी हो गई SI यूनिट। और अगर डिनोशन की बात करें,
केल्विन यहां पे लिख देता हूं भाई, ये पूरा ही लिख दूं केल्विन। और डिनोशन की बात करें तो कभी कभी आप थीटा से भी देखोगे टेम्परेचर, कभी कभी आप कैपिटल टी से भी देखोगे। तो बुक वाइज दो तरीके के डिनोशन यूज किए गए हैं, थीटा या टी। अब आपका ये जो लास्ट टर्म लिखी हुई है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है इस बात को समझने के लिए देखिए, वर्क डन कैन प्रोड्यूस द हीट। अगर आप इन दोनों हाथों को अपने रब करोगे तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा। तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट प्रोड्यूस्ड। अब यहां पर अगर आप एक कांस्टेंट लगाओगे तो लगेगा J, वेयर J इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो J को अगर डिफाइन करने की बात आ जाए तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन TO2 टू द हीट प्रोड्यूस बाय द सेम वर्क डन। किसी और वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो रेशियो आएगा वो रेशियो कहलाएगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो फिर ध्यान सुन लिए कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द सेम वर्क डन। इसकी यूनिट W की यूनिट बेटा जूल, और इसकी कितनी होगी कैलोरी। और अगर वैल्यू लिखें तो 4.18 जूल पर कैलोरी लिखी जाती है, और राउंड फिगर में या अप्रॉक्सीमेटली इसे हम 4.2 यूज कर लेते हैं, जूल ओवर कैलोरी। अब SI में अगर आपको लगाना है तो आप क्या, भाई मैंने आपको फिर बताया कि यहां पर वर्क कभी कभी न्यूमेरिकल में जूल में दिया होता है, कभी कभी कैलोरी में दिया होता है। अगर कभी कभी कैलोरी में दिया हो तो भाई उसे आप 4.18 या 4.2 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर दिएगा अगर SI में डील करना है प्रॉब्लम। तो यूनिट एनालिसिस बहुत जरूरी होता है जब हम किसी प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो यहां पर देखिए जो टर्म्स के साथ हमें फैमिलियर होना था वो टर्म है थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ, हीट, टेम्परेचर, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। आगे बढ़ते हैं और देखिए कि आगे नेक्स्ट में क्या होगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। नेक्स्ट टर्म है हमारी इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। इंटरनल एनर्जी, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, उनमें रैंडम मोशन होते हैं, सो दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। रैंडम मोशन के कारण उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। इसे आप कह सकते हो गैस की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरी बात, गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, और जब हम गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो सम वर्क इज डन अगेंस्ट दिस अट्रैक्टिव फोर्स। ड्यू टू दिस गैस मॉलिक्यूल्स पजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। इसे डिफाइन कैसे करोगे, U इज इक्वल टू UK प्लस UP। दिस इज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ
इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो यहां पर इन दोनों का एडिशन इंटरनल एनर्जी कहलाता है। अब जरा इसके बारे में भी बात कर लें। यू के लिख दिया मैंने, ये क्या है? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड दिस इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर सर कह रहे हैं फंक्शन, फंक्शन का मतलब डिपेंडेंस, कि ये किस पर डिपेंड करती है। तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। If we increase the temperature, average internal kinetic energy of a gas increases। ये ध्यान रखिएगा कि किस पर डिपेंड करती है। दूसरा कौन है? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्यों है? We know that the molecules of a gas exert an attractive force on one another. If we increase the volume of a gas, some work is done against this attractive force. Due to this, internal potential energy of a gas increases. जैसे ही आप गैस का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी गैस की क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गैस इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। प्रेशर क्यों लिख दिया भाई? प्रेशर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वैसे आप वॉल्यूम ही लिखेंगे तो ये एक अलग क्वांटिटी, मतलब वॉल्यूम डिपेंड करता है इसलिए लिखा। फिलहाल अगर इंटरनल जो डायरेक्टली डिपेंड करेगी वो V पर डिपेंड करेगी। अब रह गई बात टोटल एनर्जी की। टोटल कितना है? U। अब U किस पर डिपेंड करेगी? TE, टोटल एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यानी कि प्रेशर चेंज करोगे तब भी टोटल एनर्जी चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगा फिर भी होगी। प्रेशर चेंज होने से क्या होगा? वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। यानी P, V और T तीनों पर ही डिपेंड करेगी। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें आइडियल गैस की। अब यार आइडियल जिसके आगे फिजिक्स में लग जाता है वो आपके कॉपी या किताब में तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन प्रैक्टिकली उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती है। आइडियल गैस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज प्योरली काइनेटिक। These molecules has no attractive force. That's why the internal potential energy is zero in case of ideal gas. तो ideal gas की T, total energy, is the unique function of temperature। ये वॉल्यूम और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन शर्त लगा दी गैस आइडियल होनी चाहिए। रियल गैस के बारे में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करिएगा। रियल गैस की इंटरनल एनर्जी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों पर डिपेंड करती है, लेकिन आइडियल गैस की टोटल एनर्जी
केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये हम फिलहाल कई सारे डेरिवेशन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट लेंगे, यानी हमारे मैक्सिमम डेरिवेशन रियल गैस के लिए ना होकर आइडियल गैस के लिए होंगे। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज द यूनिक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि टोटल एनर्जी ऑफ अ गैस एट गिवन मास, अब मास बढ़ाओगे तो चीजें और बढ़ जाएंगी, इज द सम ऑफ internal kinetic energy and internal potential energy, and it depends pressure, volume and temperature. But in case of ideal gas, the energy is purely kinetic. The molecule has no internal potential energy because there is no अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम इन केस ऑफ आइडियल गैस। तो ध्यान रखिएगा कि आइडियल गैस में टोटल एनर्जी प्योरली काइनेटिक होगी और ये टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगी। इस बात को मैंने 3 बार रिपीट किया, इसलिए किया कि आपको ये आगे याद रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक होंगे, आप इसे नोट भी कर सकते हैं और इसे लर्न भी कर सकते हैं, और ये आपके पेपर में काम में आएगी। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। थैंक यू।